हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 10 के नोट्स और पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे क्यों बढ़ते हैं। आज का वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको कक्षा 10 का हिंदी गोधूली भाग 2 के गद्य खंड का 12वां पाठ शिक्षा और संस्कृति का संपूर्ण व्याख्या करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको शिक्षा और संस्कृति पाठ पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपको कक्षा 10 के हिंदी गोधूली भाग 2 के किसी अन्य पाठ के किसी भी प्रकार के वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी गोधूली गद्य खंड लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर और संपूर्ण व्याख्या 2023 के प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी पाठ के किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो में हम आपको शिक्षा और संस्कृति पाठ को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शिक्षा और संस्कृति पाठ की रचना किसने की है, अर्थात इस पाठ के लेखक कौन है। तो इस पाठ के लेखक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। चलिए सबसे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि लेखक से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक महात्मा गांधी, तो उनके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इनका इमेज दिखा देता हूं, क्योंकि मैंने जितने भी पाठ पढ़ाए सभी पाठ के जो लेखक थे उन लेखक का इमेज आपको दिखाया था मैंने। उनको आप शायद नहीं पहचानते होंगे क्योंकि उनको मैंने पहली बार दिखाया होगा, और लेकिन जो महात्मा गांधी इनको तो आप अच्छी तरह से पहचानते होंगे, क्योंकि इनको आपने कई बार देखा होगा, इनके बारे में कई बार बचपन से सुनते आ रहे होंगे। तो ये थे हमारे महात्मा गांधी। जो हमारे जो आरबीआई के द्वारा नोट जारी किया जाता है करेंसी, उन पर भी इन्हीं का इमेज होता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। तो आपको करना है कि सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलना है। इनके बारे में आप कई बातों को जानते होंगे, और मैं जो आगे आपको बातें बताऊंगा उनके बारे में क्या पता आप नहीं भी जानते होंगे। तो सिर्फ आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहना है और मेरी सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलना है। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको पूरा पाठ बिल्कुल ही अच्छे से समझा दूँ, और इस वीडियो को देखने के बाद आपसे सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से बन सकें। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और उसके आसपास 14 दिसंबर 1888 ईस्वी में ये वकालत की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूनिवर्सिटी लंदन गए थे। 1883 ईस्वी के कम उम्र में ही उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था, जो स्वाधीनता संग्राम में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली और गांधी जी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1914 के प्रवास का ऐतिहासिक महत्व है। वही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग किया था। अर्थात ये जो महात्मा गांधी है, इनका सबसे पहले आपको जन्म याद रखना है कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी पत्नी का नाम, जिनसे उनका विवाह हुआ था, कस्तूरबा गांधी था। उनकी जो विवाह थी वह बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, लेकिन जो उनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में, जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी, उस लड़ाई में गांधी जी से कदम मिलाकर उनका साथ दिया। और वे जो प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी वो उन्होंने पोरबंदर से प्राप्त कर ली थी, जहां उनका जन्म हुआ था, और उसके आसपास से प्राप्त की थी। लेकिन 14 दिसंबर 1888 ईस्वी में वे वकालत की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूनिवर्सिटी चले गए थे। और 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक उनका जीवन दक्षिण अफ्रीका में कटा, और उस दक्षिण अफ्रीका का प्रवास ही उनका एक ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि वही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग किया था। जब 1893 से 1914 के बीच वे दक्षिण अफ्रीका में रहे, और 1915 में जब गांधी जी भारत लौट आए और स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े, आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने सत्य के प्रयोग किए। अहिंसा और सत्याग्रह का सबसे बड़ा हथियार था। उन्होंने स्वराज की मांग की, अछूत उद्धार का काम किया, सर्वोदय का कार्यक्रम चलाया, स्वदेशी का नारा दिया, समाज में व्याप्त ऊंच नीच, जाति धर्म के विभेदक भाव को मिटाने की कोशिश करते, और अंततः अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आज़ादी दिलाई। अर्थात जब 1893 से 1914 ईस्वी तक तो वे दक्षिण अफ्रीका में रहते, और वहाँ उन्होंने ये जो ऐतिहासिक महत्व उनके जीवन का था, क्योंकि वहाँ उन्होंने पहला प्रयोग किया था स्वतंत्रता संग्राम के लिए। लेकिन जब 1915 ईस्वी में भारत आ गए थे, तो भारत में आते ही वे स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े थे।
उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सत्य के प्रयोग किए थे। अहिंसा और सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार था। उन्होंने स्वराज की मांग की थी, अछूत उद्धार का काम किया था, सर्वोदय का कार्यक्रम चलाया था, स्वदेशी का नारा दिया था, समाज में व्याप्त ऊंच नीच जाति धर्म के विभेदक भाव को मिटाने की कोशिश की थी और अंततः उनके प्रयासों से अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आज़ादी दिलाई गई। गांधी जी को रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा कहा है। जैसा कि आप जानते हैं इनका नाम गांधी जी है, लेकिन फिर भी इनको महात्मा गांधी कहा जाता है। तो महात्मा का जो उपाधि है इनको रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। तो गांधी जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर को, गांधी जी को रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा कहा था। उन्हें बापू, राष्ट्रपिता आदि कहकर कृतज्ञ राष्ट्र याद करता है। गांधी जी ने हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदि पुस्तकें लिखी। पुस्तकों का नाम अच्छे से याद रखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि हिंद स्वराज लिखित पुस्तक, मतलब हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो गांधी जी है, क्योंकि गांधी जी ने हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक लिखी थी। उन्होंने हरिजन, यंग इंडिया आदि पत्रिकाएं भी संपादित की थी। उनका पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित था। उन्होंने शिक्षा, संस्कृति, राजनीति और सामाजिक एवं आर्थिक पक्षों पर खूब लिखा था और उनके प्रयोगों के द्वारा भारतवर्ष को फिर से एक उन्नत एवं गौरवशाली राष्ट्र बनाने की कोशिश की थी। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में दिल्ली के एक सिरफिरे में उनकी हत्या कर दी। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाता है। 2 अक्टूबर को आप अच्छे से जानते होंगे गांधी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि 2 अक्टूबर के दिन उनका जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में। लेकिन 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में एक जगह उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत भर में तो उनका जो निधन दिवस था, उनका जो जन्म दिवस था, उस जन्म दिवस को 2 अक्टूबर को हमारे यहाँ गांधी जयंती के नाम से जाना जाता है, गांधी जयंती मनाई जाती है। लेकिन अगर उसी के जन्म दिवस को, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, अर्थात पूरे विश्व में मनाया जाता है। शिक्षा और संस्कृति जैसे विषय पर यहाँ हरिजन, यंग इंडिया जैसे ऐतिहासिक पत्रों के अग्रलेखों से संकलित संपादित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत हैं। इस पाठ में उनके क्रांतिकारी शिक्षा दर्शन के अनुरूप वास्तविक जीवन में उपयोगी व्यवहारिक दृष्टिकोण और विचार हैं, जिनके बल पर महात्मा बुद्धि, मानस एवं शरीर के संतुलित परिष्कार के साथ मनुष्य के नैतिक विकास के लिए जरूरी प्रेरणा है। गांधी जी की शिक्षा और संस्कृति की परिकल्पना निरी सैद्धांतिक नहीं है, वह जटिल है और पुस्तकीय भी नहीं है, बल्कि हमारे साधारण दैनिक जीवन व्यवहार से गहरे अर्थों से जुड़ी हुई है। अर्थात इस पाठ में, शिक्षा और संस्कृति पाठ में आप क्या पढ़िएगा, उसी का संक्षिप्त रूप में यहाँ वर्णन किया गया। संक्षिप्त रूप को आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो चलिए पूरे पाठ को पढ़ते हैं। पूरे पाठ में इन्हीं सही बातों को आप पढ़िएगा कि इस पैराग्राफ में लिखा हुआ क्या था। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा पाठ शिक्षा और संस्कृति, जिस पाठ के लेखक है महात्मा गांधी। और यहाँ से आप सिर्फ ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। अगर आप पाठ को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप पाठ के जितने भी लघुतर प्रश्न उत्तर होते हैं उनको बिल्कुल ही आसानी से बना दीजिएगा। शिक्षा और संस्कृति। अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। सब इनसे इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चे को यह वर्णमाला लिखे और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करे। उससे पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्मा में क्या क्या शक्तियाँ छुपी हुई है। शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे। इस सत्य का बल अनुभव कराने के कारण ही मैंने सत्याग्रह संग्राम के उत्तरार्ध में पहले टोल्स्टॉय फार्म में और बाद में फिनिक्स आश्रम में बच्चों को इस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी। अर्थात महात्मा गांधी इस पैराग्राफ के जरिए बताना चाहते हैं कि जो शिक्षा होती है वह बच्चों में ये शिक्षा नहीं होनी चाहिए कि उनको वर्णमाला अर्थात अ, ई, ए, बी, सी, डी ये वर्णमाला उनको नहीं सिखाना जाना चाहिए। उनको सबसे पहले इस चीज़ की शिक्षा देनी चाहिए कि अहिंसक प्रतिरोध और उदात्त ही सबसे बढ़िया शिक्षा होती है। और उनको इस चीज़ की शिक्षा देनी चाहिए, सबसे पहले उनको इस चीज़ का ज्ञान देना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्मा में क्या क्या शक्तियाँ छुपी हुई है। शिक्षा का जरूरी यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में ही वे प्रेम से घृणा को हरा दे, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी से जीत ले। इस सत्य का बल का अनुभव कराने के लिए उन्होंने एक सत्याग्रह संग्राम के उत्तरार्ध में पहले टोल्स्टॉय फार्म में और बाद में फिनिक्स आश्रम में बच्चों को इसी ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी। अर्थात उन्होंने 2 जगह अपनी पूरी कोशिश की थी कि इस तरह की शिक्षा मैं आगे वाली पीढ़ी के बच्चों को दे सकूं और उन्हीं के बारे में बताते हैं। मेरी राय में बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर की स्थूल इंद्रियों में अर्थात हाथ, पैर, आंख, कान,
नाक वगैरह का ठीक ठीक उपयोग और तालीम के द्वारा ही हो सकती है। दूसरे शब्दों में बच्चों द्वारा इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उनकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है, परंतु शारीरिक और मस्तिष्क के विकास के साथ आत्मा की जागृति भी उतनी ही नहीं होगी तो केवल बुद्धि का विकास घटिया और एकांगी वस्तु ही साबित होगा। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है, इसलिए मस्तिष्क का जो ठीक ठीक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चे की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों की भी शिक्षा होती रहे। अर्थात वे बताते हैं कि मेरी राय में जो बच्चों की शिक्षा होती है वो उनकी स्थूल इंद्रियों से होनी चाहिए, और बच्चों में स्थूल जो इंद्रियां होती है वह होती है हाथ, पैर, आँख, कान, नाक वगैरह। अगर इन सभी का उन लोगों को, बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनकी जो इंद्रियां हैं आँख, हाथ, पैर, नाक, कान, अगर इनका ठीक ठीक उपयोग करने की तालीम उनको दी जा सके कि इस चीज़ का उपयोग किस चीज़ में होता है और इस चीज़ का उपयोग किस चीज़ में होता है, अगर इसकी तालीम के द्वारा उनकी शिक्षा हो सकती है तो दूसरे शब्दों में जो बच्चों द्वारा इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग है उससे बुद्धि का विकास जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है, परंतु शारीरिक और मस्तिष्क के विकास के साथ आत्मा की जागृति भी उतना ही नहीं होगी तो केवल बुद्धि का विकास घटिया और एकांगी वस्तु ही साबित होगा। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब यह है कि हृदय की शिक्षा होती है आध्यात्मिक शिक्षा, इसलिए मस्तिष्क का ठीक ठाक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चे की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों की शिक्षा भी होती रहे। ये बातें अविभाज्य है, इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार यह मान लेना कुतर्क होगा कि उनका विकास अलग अलग या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है। अर्थात ये जो बातें हैं ये बातें एक प्रकार का कुतर्क बात है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई तर्क ही नहीं है। इससे उनका जो विकास है वह अलग अलग होगा या फिर एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में किया जा सकेगा। फिर वे शिक्षा के बारे में बताते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं। जो पढ़ना लिखना है वे कहते हैं कि पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं, वह आदि भी नहीं है। वह पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन है। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। इसलिए तो मैं बच्चों की शिक्षा का प्रारंभ इस तरह करूंगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए, जिस क्षण में वह अपनी तालीम शुरू करे और उसी क्षण से उत्पादन का काम करके योग्य बना दिया जाए। अर्थात वे बताते हैं कि जो शिक्षा होती है, शिक्षा से मेरा सबसे पहले ये अभिप्राय है कि मनुष्य के शरीर की बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट करना चाहिए कि मनुष्य के शरीर के बुद्धि में कौन कौन से उत्तम गुण हैं, उन गुणों को प्रकट करवाना चाहिए। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं, यह आदि भी नहीं है, क्योंकि जो पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन होता है। जो साक्षरता होती है वह स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। इसलिए जो गांधी जी हैं वे कहते हैं कि मैं तो बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ इस तरह करूंगा कि उसको सबसे पहले कोई दस्तकारी सिखाई जाए। दस्तकारी कहा जाता है हाथ के कला को, तो सबसे पहले उसके हाथ की कला उनको सिखाया जाएगा, जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू कर दे, अर्थात वह सीखना शुरू कर दे और उसे सीख कर उसी क्षण से उत्पादन का काम भी शुरू कर दे और उत्पादन का काम करके योग्य बना दिया जाए, अर्थात वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। ऐसा काम उनको सिखाना चाहिए। सिर्फ ये शिक्षा का मतलब यही होता है कि उनको उनमें जो शारीरिक अंग है, इंद्रियां हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान देना चाहिए। मेरे अनुसार इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। इतनी ही बात है कि आजकल की तरह प्रत्येक दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखानी पड़ेगी, अर्थात बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों द्वारा दी जाए। अर्थात वे कहते हैं कि मेरे मत के अनुसार अगर पूछा जाए तो जो शिक्षा पद्धति है वह मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। इतनी ही बात नहीं है कि जो आजकल के बच्चे हैं उनको हाथ की दस्तकारी मतलब केवल हाथों का कला नहीं सिखाना चाहिए, उनको यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखाना चाहिए। अर्थात बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जाना चाहिए कि ये प्रक्रिया कैसे होता है और क्यों होता है। मैं चाहता हूं कि ये जो शिक्षा है वह सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा उन लोगों को दिया जाए। ये प्रकार की शिक्षा उनके जीवन में आगे भी काम आएगी, वे ऐसा कहते हैं। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता, वे शरीर में से कमजोर होते हैं। इसलिए मैं संगीतमय वाद के जरिए आपको उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिलवाऊंगा। अर्थात वे कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो प्रारंभिक शिक्षा उस प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों को सफाई क्या होती है, तंदुरुस्ती क्या होती है, भोजन शास्त्र क्या होता है, ये चीज़ सिखाना चाहिए उन बच्चों को। और उनको प्रारंभिक शिक्षा में ये सिखाना चाहिए कि अपना काम अपने आप करें और घर पर माता पिता की मदद करें और मदद देने के वगैरह मूल सिद्धांत भी उनमें शामिल हो। लेकिन जो मौजूदा पीढ़ी के लोग लड़के हैं, मतलब जो वर्तमान पीढ़ी के लड़के हैं, उनमें तो स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान ही नहीं होता है, वे शरीर से कमज़ोर होते हैं। इसलिए मैं संगीतमय कवायद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिलवाऊँगा।
इस प्रकार कताई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योगों द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की मेरी योजना में यह कल्पना है कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों में कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। इससे हमारे देहातों का जो दिन है वह दिन दिन बढ़ने वाला ह्रास रुक जाएगा और एक दिन ऐसी अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियादी जिसमें गरीब अमीर का अप्राकृतिक भेद ही न होगा और हर एक के लिए गुज्जर के लायक कमाई और स्वतंत्रता के अधिकार का आश्वासन हो। अर्थात वे कहते हैं कि इस प्रकार जो कताई का काम होता है, जो धुनाई का काम होता है, ऐसे ग्राम उद्योगों द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की योजना मेरी कल्पना है कि एक ऐसा शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भी भरे हुए हों। अर्थात वैसा पढ़ाई पढ़ना चाहिए जिससे हम लोगों को अपना भविष्य दिखे, वे ऐसा कहते हैं। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा। समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों से कुछ बड़ी से बुरी बुराइयों को दूर करने में जो बहुत सहायता मिलेगी। इससे हमारे देहातों का जो दिन है वह दिन दिन बढ़ने वाला ह्रास रुक जाएगा और एक दिन एक ऐसी अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियादी होगी जिससे गरीब अमीर का जो अप्राकृतिक भेद है वह भेद ही मिट जाएगा और हर एक के लिए गुज्जर के लायक कमाई और स्वतंत्रता के अधिकार का आश्वासन हो। और यह सब किसी भयंकर और रखचरित और यह शब्द जो है, ये सब चीज़ें किसी भयंकर और रख चरित्र वर्गीय अथवा बहुत प्याली भूंजी के बहुत भारी पूंजी के व्यय के बिना भी हो जाएगा। अर्थात ये सब जो मैं काम बता रहा हूँ, अगर इन कामों को लोग करना चाहें गाँवों में तो ये काम बिना किसी भारी पूंजी के और बिना किसी खर्चे के भी हो जाएगा। भारत जैसे विशाल देश का यंत्रीकरण किया गया तो इन दोनों बातों में से एक तो जरूर होगी। मेरी योजना में विदेशों से मंगाई हुई मशीनरी या वैज्ञानिक और यांत्रिक दक्षता पर लाचार होकर निर्भर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर यह बात है कि बड़े बड़े विशेषज्ञों की बुद्धि जरूरत न होने के कारण एक तरह से जनसाधारण के भाग्य का निपटारा स्वयं उन्हीं के हाथों में रहेगा। तत्व कहते हैं कि सबसे पहले तो गांव-गांव में सिलाई और कताई का ये जो काम होता है, ये धुनाई और कताई का काम सीखना चाहिए। क्योंकि जो विदेशों के द्वारा जो मशीनों को मंगाया जाता है, अगर वे मशीन ना भी आ पाए तो अगर गांव के लोगों में इस प्रकार का नॉलेज होगा, ये ज्ञान होगा, तो वे अपने कामों को स्वयं भी कर पाएंगे और एक तरह से जनसाधारण के भाग्य का निपटारा स्वयं उन्हीं के हाथों में रहेगा। जब भारत को स्वराज्य मिल जाएगा तब शिक्षा का क्या ध्येय होगा? चरित्र निर्माण, साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में आलस उत्सर्ग की शक्ति का विकास कराने की कोशिश करूंगा। यह साक्षरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किताब ज्ञान तो उस बड़े उद्देश्य का एक साधारण मात्र है। अर्थात वे कहते हैं कि जब भारत को स्वराज्य मिल जाएगा, जब भारत आज़ाद हो जाएगा, जब उसको स्वराज्य मिलेगा, तब शिक्षा का क्या ध्येय होगा? चरित्र निर्माण होगा, साहस होगा, बल होगा, सदाचार होगा और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में आलोत्सर्ग की शक्ति का विकास कराने की कोशिश करूंगा। यह साक्षरता से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किताबी ज्ञान तो उस बड़े उद्देश्य का एक मत साधारण मात्र है। अर्थात आपके जीवन में जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो किताबी ज्ञान है, ये किताबी ज्ञान तो सिर्फ और सिर्फ एक साधन मात्र है। इसके अलावा जो साक्षरता है, वो साक्षरता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। जिस साक्षरता के बारे में आपने पहले पढ़ा कि आप में जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को कैसे उपयोग में लाना है, उसके बारे में सबसे पहले आपको ज्ञान लेना जरूरी है। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्तिगत चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। जिस प्रकार जिन व्यक्तियों का विकास हो जाएगा उनके हाथों में समाज के संगठन का काम खुशी से सौंप दूंगा। अर्थात वे कहते हैं कि मेरा ख्याल है, मेरा विचार है कि अगर कोई व्यक्ति अपने चरित्र निर्माण करने में सफल हो जाएगा तो समाज अपना सभी का सभी काम अपने आप ही संभाल लेगा। इस प्रकार जिन व्यक्तियों का विकास हो जाएगा उनके हाथों में जो समाज के संगठन का काम है, वो काम मैं बिल्कुल खुशी से सौंप दूंगा। मैं चाहता हूं कि उस भाषा अंग्रेजी में और इस तरह संसार की अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार भरा पड़ा है उसे राष्ट्र अपने ही देसी भाषाओं के द्वारा प्राप्त करे। मुझे रविंद्रनाथ की अपूर्व रचनाओं की खूबियां जानने के लिए बांग्ला सीखने की जरूरत नहीं, वे मुझे अच्छे अनुवादों से मिल जाती है। गुजराती लड़के और लड़कियों को टोल्स्टॉय की छोटी छोटी कहानियां से लाभ उठाने के लिए किसी रूसी भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं, वे तो उन्हें अच्छे अनुवादे के जरिए सीख लेते हैं। अंग्रेजों को यह गर्व है कि संसार में जो उत्तम साहित्य उत्पन्न होता है वह प्रकाशित होने के एक सप्ताह के भीतर सीधी सादी अंग्रेजी में इस राष्ट्र के हाथों में आ जाता है। शेक्सपियर और मिल्टन ने जो कुछ सोचा, तो ये इस पैराग्राफ के जरिए बहुत बड़ी बात बताना चाहते हैं कि जो भाषा अंग्रेजी भाषा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा अभी है, आप जानते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो भाषा है अंग्रेजी, वह इसी तरह संसार की अन्य भाषाओं में भी ज्ञान भंडार भरा पड़ा है।
उसे राष्ट्र अपनी ही देसी भाषाओं के द्वारा प्राप्त करे। अर्थात अंग्रेजी भाषा में जो ज्ञान है उस ज्ञान को वे कहते हैं कि जो राष्ट्र में अपनी देसी भाषा है, बंगाल में रहने वालों की बंगाली भाषा है, बिहार में रहने वालों की बिहारी भाषा है, हरियाणा में रहने वाले लोगों की हरियाणवी भाषा है, तो उन सभी ज्ञान को वे अपने राष्ट्र की देसी भाषाओं में ही प्राप्त कर लें। मुझे एक रविंद्रनाथ की अपूर्व रचनाओं की खूबियाँ जानने के लिए ज़रूरत पड़ी थी, तो उस खूबियों को जानने के लिए मुझे बांग्ला सीखने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने तो सिर्फ अच्छे अनुवादों से उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। गुजराती लड़कों और लड़कियों को टोल्स्टॉय की छोटी छोटी कहानियों से लाभ उठाने के लिए रूसी भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं, वे तो उन्हें अच्छे अनुवादों के जरिए सीख लेते हैं। अर्थात किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उस नॉलेज का ज्ञान होना जरूरी नहीं, उस लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, आप उस चीज़ को अनुवाद के जरिए भी सीख लेते हैं। अंग्रेजों को यह गर्व है कि संसार में जो उत्तम साहित्य उत्पन्न होता है वह प्रकाशित होने के एक सप्ताह के भीतर सीधी सादी अंग्रेजी में इस राष्ट्र के हाथों में आ जाता है। शेक्सपियर और मिल्टन ने जो कुछ सोचा या फिर लिखा है उसके उत्तम भाग को प्राप्त करने के लिए मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत क्यों है। अर्थात जो शेक्सपियर ने अंग्रेजी भाषा में या फिर मिल्टन ने कुछ उत्तम बात को लिखा है, उस उत्तम भाग को प्राप्त करने के लिए क्या मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है? यह अच्छी मितव्यता होगी यदि हम विद्यार्थियों का एक अलग वर्ग ऐसा रख दें जिसका काम यह हो कि संसार की भिन्न भिन्न भाषाओं में से सीखने की उत्तम नाते वह जान ले और उसके अनुवाद देसी भाषाओं में करके देता रहे। अर्थात वह कहता है कि इसमें जो मैं टाइम वेस्ट करूँगा, मितव्यता होगी है कि मैं अपना समय खर्च करूँगा अंग्रेजी सीखने में सिर्फ और सिर्फ शेक्सपियर के उत्तम भाग को पढ़ने के लिए। उससे अच्छा है कि मैं विद्यार्थियों का एक अलग ऐसा वर्ग ही खोल दूं जिसका काम ही यह हो कि संसार के भिन्न भिन्न भाषाओं को वह सीखे और उत्तम नाते वह यह जान ले और उसके अनुवाद को देसी भाषाओं में करके देता रहे। अर्थात वह चाहता है, गांधी जी चाहते थे कि उनके विद्यार्थियों में एक ऐसा अलग वर्ग खोल दिया जाए जिस वर्ग में इस तरह के ही बच्चे को एडमिशन दिया जाए जो संसार के भिन्न भिन्न भाषाओं को सीख ले और सरकार के भिन्न भिन्न भाषाओं को सीख कर उन संसार की भिन्न भिन्न भाषाओं को अनुवाद करके देसी भाषाओं में अपने लोगों को देता रहे। यह बात मेरे विचार में भी नहीं आ सकती कि हम कूप मंडूक बन जाएं या अपने चारों ओर दीवारी खड़ी कर लें। मगर मेरा नम्रतापूर्वक यह कथन जरूरी है कि दूसरी संस्कृतियों की समझ और केंद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कदर होने की उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए, पहले परगिज नहीं। मेरा दृढ़ मत है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। हमने उसे जाना नहीं है, हमें तो उसके अध्ययन को तुच्छ मानना और उसका मूल्य कम करना सिखाया गया है। हमने उसके अनुसार जीवन को बिताना छोड़ दिया है। उसका ज्ञान हो मगर उस पर अमल न किया जाए तो मसाले में रखी हुई लाश जैसी है जो शायद दिखने में सुंदर हो परंतु उससे कोई प्रेरणा या पवित्रता प्राप्त नहीं होती। अर्थात वे कहते हैं कि मेरे बात में जो विचार है यह विचार कभी भी नहीं आ सकती क्योंकि हमारे यहाँ जो संस्कृति है वह संस्कृति अनेक रत्न भंडार से भरी पड़ी हुई है। हमारी जो अपनी संस्कृति है इसको तो हम लोगों ने कभी जाना ही नहीं है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारे जो सिविलाइजेशन है वो क्या है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ इसके अध्ययन को तुच्छ माना गया है और इसका मूल्य कम करना सिखाया गया है। हमने इसके अनुसार जीवन को बिताना ही छोड़ दिया है। लेकिन उसका ज्ञान हो मगर उस पर हम लोगों को कभी अमल न किया जाए, वह मसाले में रखी हुई लाश जैसी है जो शायद दिखने में सुंदर हो परंतु उससे हम लोगों को कोई भी प्रेरणा या पवित्रता प्राप्त नहीं हो सकती। मेरा धर्म यहाँ पर आग्रह करता है कि स्वयं अपनी संस्कृति को हृदय अंकित करके उसके अनुसार विचरण आचरण किया जाए, क्योंकि वैसा न किया जाएगा तो उसका परिणाम सामाजिक आत्महत्या होगा और वहाँ दूसरी संस्कृतियों को तुच्छ समझने या उसकी अपेक्षा करने में निषेध भी करता है। अर्थात अगर आप किसी अपनी संस्कृति को नहीं समझ पाएंगे तो जो दूसरी की संस्कृतियाँ होती हैं उनको भी तुच्छ समझने या उनकी उपेक्षा करने में निषेधता भी यह करता है अपनी संस्कृति को न समझने में। कोई भी संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करती है। इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसे कोई मौजूद नहीं है। आर्य लोग भारत के ही रहने वाले थे या जबरन यहाँ आ घुस गए थे, इसमें मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं है। अर्थात कोई भी संस्कृति हो वह जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का बहिष्कार करने की कोशिश करे। अर्थात जो हमारी संस्कृति है, हम अपने संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं लेकिन हम दूसरे के लोगों की संस्कृति का बहिष्कार करना चाहते हैं तो हमारी संस्कृति भी जिंदा नहीं रह सकती। और उसी के उदाहरण में बताते हैं कि इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज़ ही मौजूद नहीं है, क्योंकि जो आर्य संस्कृति थी वह प्राचीन काल में भारत में बहुत अधिक थी। आर्य लोग भारत के ही रहने वाले थे या फिर जबरन यहाँ आ घुसे थे, इसमें मुझे कोई बहुत दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो जिस बात में दिलचस्पी है यह वह है कि पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आज़ादी के साथ मिल गए और मौजूदा पीढ़ी वाले इस लोग में उस मिलावट की ही उपज है। मैं नहीं चाहता कि घर के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाएं, मेरी खिड़कियां बंद कर दी जाए। मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, मगर मैं उनमें से किसी के झोंके में उड़ नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे युवा स्त्री पुरुष
जितना चाहे अंग्रेजी और संस्कार की दूसरी भाषाएं सीखें, और फिर उनसे यह आशा करूंगा कि वे अपनी विद्वता का लाभ भारत और संस्कार को इस तरह दे जैसे बोस राय या फिर स्वयं कविवर दे रहे हैं। अर्थात वे कहते हैं कि मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहता कि घर के चारों ओर की जो मेरी दीवारें हैं वे खड़ी कर दी जाएं, मेरी खिड़कियां बंद कर दी जाएं। मैं तो ये चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृति, अर्थात जो सभी देश की अपनी अपनी कल्चर होती है, सभी देशों का अपना अपना एक संस्कृति होता है, तो सभी देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, क्योंकि उनमें से मैं किसी के भी झोंके में उड़ नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि साहित्य में रुचि रखने वाले जो युवा स्त्री पुरुष हैं वो जितना चाहे अंग्रेजी सीखे और संस्कार की दूसरी भाषाएं भी सीखें। अर्थात वे इन सभी बातों को जो आपने पहले पढ़ा, उन बातों से वे ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप अंग्रेजी नहीं सीखिए, वे कहते हैं कि आप जितना चाहे उतना अंग्रेजी सीखिए और संस्कार की दूसरी भाषाओं को भी सीखिए। लेकिन फिर उनसे सिर्फ आशा यही रखूंगा कि वे अपनी विद्वता का लाभ भारत और संसार को उसी तरह देते रहे जैसे कि बोस राय और स्वयं कविवर दे रहे हैं, क्योंकि जो कवि होते हैं वे देश के अलग अलग देशों के भाषाओं को सीखे हुए रहते हैं और उन भाषाओं के जरिए भारत के लोग को लाभ देते हैं। लेकिन मैं यह नहीं चाहूँगा कि जो भारतवासी है वह अपनी मातृभाषा को भूल जाए। अर्थात मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि अगर आप देश की अंग्रेजी भाषा को अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाओं को सीखते हैं तो आप भारतवासी हैं तो अपने मातृभाषा को नहीं भूल जाएं, उसकी उपेक्षा करें, अर्थात उसको कम समझें, उस पर शर्मिंदा हो या यह अनुभव करें कि अपनी खुद की देसी भाषा में विचार नहीं कर सकता, अपने उत्तम विचार प्रकट नहीं कर सकता, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। अर्थात अगर आप ज़्यादा अंग्रेजी सीख जाते हैं तो आप ऐसा कभी भी अनुभव न करें, अपने आपको कभी भी शर्मिंदित न हो कि मैं अपनी खुद की देसी भाषा में अपने सभी विचारों को प्रकट नहीं कर सकता, अर्थात मैं अपनी देसी भाषा में मेरे मन में जो विचार है, जो बात है, उसको नहीं बता सकता, या फिर मेरा धर्म जो है वह कैद खाने का धर्म नहीं है। ऐसा विचार आप कभी भी ना करें। भारतीय संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है जिनके हिंदुस्तान में पैर जम गए हैं, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है और जो स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। वह अमेरिकी ढंग का सामंजस्य नहीं होगा, जिसमें एक प्रमुख संस्कृति बाकी संस्कृतियों को ही हजम कर लेती है और जिसका लक्ष्य मेल की तरफ नहीं बल्कि कृत्रिम और जबरदस्ती की एकता की ओर है। अर्थात वे कहते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है वह उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों की सामंजस्य का प्रतीक है जिनके हिंदुस्तान में पैर ही जम गए हैं, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है और जो स्वयं भी भारतीय जीवन से ही प्रभावित हुई है। यह जो सामंजस्य है यह कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, अर्थात हमारे द्वारा उत्पन्न किया हुआ होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। वह अमेरिकी ढंग का सामंजस्य नहीं होगा, जिसमें एक प्रमुख संस्कृति बाकी जो संस्कृतियाँ होती है उन बाकी संस्कृतियों का बहिष्कार कर दे, अर्थात उनको हजम कर ले, और जिसका लक्ष्य मेल की तरफ नहीं बल्कि कृत्रिम और जबरदस्ती की एकता की तरफ ही है। अर्थात जिसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सभी लोगों को मिलाने के लिए ना हो बल्कि सिर्फ और सिर्फ कृत्रिम और जबरदस्ती की एकता की ओर हुई। तो यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। आपने इस पाठ में क्या पढ़ा तो मैं आपको शॉर्टली फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपने महात्मा गांधी के बारे में कुछ बातों को पढ़ा, उसके बाद आपने पढ़ा कि महात्मा गांधी इस जो शिक्षा है हमारे भारत में, इस शिक्षा के बारे में उन्होंने 4 से 5 पैराग्राफ में बताया कि जो भारत की शिक्षा है, भारत की शिक्षा में सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान अधिक दिया जाता है। लेकिन वे कहते हैं कि किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता है, वो तो हमारे जीवन में जो हम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसके उद्देश्य को जो प्राप्त करना है उसका सिर्फ और सिर्फ एक साधन मात्र है। तो उन्होंने सबसे पहले शिक्षा के बारे में कई बातों को बताया कि हम लोगों को पहले जो हमारे इंद्रियां हैं, जो हमारे हाथ पैर नाक कान है, इसका किस तरह से उपयोग किया जाना चाहिए, सबसे पहले इस चीज़ की शिक्षा हम लोगों को लेनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने इस पाठ का नाम है शिक्षा और संस्कृति, तो उन्होंने आधा पाठ में शिक्षा के बारे में बताया और उसके बाद जो आगे का पाठ था उसमें संस्कृति के बारे में बताया। संस्कृति कहा जाता है कल्चर को, कि हमारे देश की संस्कृति क्या है, और उन्होंने हमारे देश की संस्कृति को बताने के साथ साथ ये भी बताया कि हम लोगों को अन्य देश की संस्कृतियों को भी उतना ही दर्जा देना चाहिए जितना कि हम अपनी देश की संस्कृति को दे रहे हैं। वे शिक्षा के जरिए ये नहीं बताना चाहते थे कि वे अंग्रेजी को किसी भी देश के लोगों को सीखने के लिए मना करते हैं। वे चाहते हैं कि जो युवा अपने जीवन में उन्नति प्रदान करना चाहते हैं वे अंग्रेजी भाषा को सीखें और देश की अन्य भाषाओं को भी सीखें, लेकिन उन भाषाओं को सीखकर वे भारत को लाभ प्रदान करें, जैसे कि कविराय बोस और अनेक कविवर भारत को लाभ दे रहे हैं अन्य देशों की भाषाओं को सीखकर। तो उन्होंने शिक्षा और संस्कृति पर एक अच्छा निबंध लिखकर ये हम लोगों को समझाने का कोशिश किया है कि शिक्षा क्या है और वास्तव में शिक्षा और संस्कृति है क्या। तो इस प्रकार हम आशा करते हैं कि आप इस पूरे पाठ को बिल्कुल ही अच्छे से समझ गए होंगे।
और अगर आप फिर भी इस पार्ट को नहीं समझ पाएँ तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके जरूर देख लीजिए, आप इस पूरे पार्ट को जरूर समझ जाइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों की भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे यह वीडियो कई दोस्तों तक, कई क्लास 10th के स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। और आगे जब मेरे पास क्लास 10th के स्टूडेंट्स और अधिक हो जाएंगे तो मैं आपको सितंबर या फिर अक्टूबर से लाइव क्लास करवा पाऊंगा और आपसे लाइव बातें कर पाऊंगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।